कहते हैं कुछ कथाएं सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वे समय की नसों में बहती रहती है। और जब मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि वह हर सीमा पार कर सकता है, तब वही कथाएं इतिहास की धूल झाड़कर वर्तमान में लौट आती हैं। रक्तबीज भी ऐसी एक कथा है जिसे आज लोग मिथक समझते हैं, जबकि लोक कथाएं कभी झूठ नहीं होती, वे सिर्फ अपने सही समय का इंतजार करती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आधुनिक शहर से जहां आसमान को छूती इमारतें हैं और जमीन से जुड़ी आस्थाएं धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं, जहां विज्ञान भगवान बन चुका था। इसी शहर में रहता था डॉक्टर आरव मेहता, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो मृत्यु को चुनौती देना चाहता था। उसका शोध मानव कोशिकाओं को ऐसा बनाने पर केंद्रित था कि वे खुद को अनंत बार दोहरा सके। आरव को यह एहसास नहीं था कि जिस सिद्धांत पर वह काम कर रहा है, वही सिद्धांत कभी रक्तबीज की शक्ति का आधार हुआ करता था। पहले प्रयोग के अंतिम चरण के दौरान जैसे ही एक कोशिका को काटा गया, उससे स्वतः दूसरी कोशिका पैदा होने लगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। स्क्रीन पर बढ़ते आंकड़े किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहे थे। लैब कुछ पलों के लिए सन्न रह गई, फिर अचानक तालियों की गूंज से भर उठी। किसी ने आरव की पीठ थपथपाई, किसी ने मोबाइल निकालकर तस्वीरें ली और किसी ने उत्साह में कह दिया कि आज इतिहास बन गया है। इस सफलता के बाद आरव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने प्रयोग की जानकारी मीडिया को दी। अगले ही दिन यह खबर अखबारों की सुर्खियों में थी और देखते देखते आग की तरह आसपास के सभी इलाकों में फैल गई। लोग इसे मानवता की जीत बता रहे थे, निवेशकों की नजरें चमक उठी थीं और सरकार की निगाहें इस प्रयोग पर टिक गई थीं। लेकिन एक दिन आरव की अत्याधुनिक लैब में एक अजीब सी खामोशी दाखिल हुई जब वहां एक बूढ़ी आदिवासी महिला पहुंची। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में ऐसा भय था जैसे वह आने वाले समय को पहले ही देख चुकी हो। उसने आरव की रिसर्च फाइलों पर नजर डालते हुए धीमी आवाज में कहा, तू रक्तबीज को जगा रहा है बेटा। आरव हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके लिए सब लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब उस महिला ने जमीन पर एक प्राचीन चिन्ह उकेरा जो आदिवासी कथाओं में रक्तबीज से जुड़ा हुआ था, तब पहली बार आरव के भीतर एक अनजानी बेचैनी ने जन्म लिया। कौन था यह रक्तबीज जिसका जिक्र वह आदिवासी महिला बार बार कर रही थी और जिसका नाम लेते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर आता था? प्राचीन काल की बात है, जब धरती और स्वर्ग के बीच का संतुलन डगमगाने लगा था। असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। उन्हीं असुरों में एक था रक्तबीज। उसका नाम ही उसकी सबसे भयानक शक्ति का संकेत था। कहा जाता है कि रक्तबीज ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वर्षों तक उसने न जल ग्रहण किया, न अन्न, न विश्राम। तप की अग्नि में उसका शरीर गलता रहा, पर उसका संकल्प अडिग बना रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने जो वर मांगा वह साधारण नहीं था। उसने कहा कि यदि युद्ध में उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उसी बूंद से उसका एक नया रूप जन्म ले। ब्रह्मा ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा वरदान समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, लेकिन रक्तबीज अपने आग्रह पर अडिग रहा। वरदान की मर्यादा से बंधे ब्रह्मा को अंततः उसकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। उसी क्षण रक्तबीज को वह शक्ति प्राप्त हुई जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। एक ऐसा असुर जिसे मारना स्वयं मृत्यु को चुनौती देने जैसा था। वरदान मिलते ही रक्तबीज का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। जहां भी वह युद्ध करता, वहां उसकी तलवार से बहता रक्त नई सेनाओं को जन्म देता। एक असुर को मारने पर 10 और पैदा हो जाते। देवता थकने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध होने लगे। युद्ध भूमि रक्त से भरने लगी, धरती लाल होने लगी और आकाश में हाहाकार मच गया। दिशाएं कांप उठीं और सृष्टि पर विनाश की छाया फैलने लगी। तब देवताओं ने अंततः मां दुर्गा का आवाहन किया, क्योंकि अब ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व और संतुलन का युद्ध बन चुका था। मां दुर्गा रणभूमि में प्रकट हुई, सिंह पर आरूढ़, तेजस्वी और अडिग। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे और आंखों में धर्म की ज्वाला। उन्होंने रक्तबीज से युद्ध किया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें समझ आ गया कि सामान्य युद्ध से उसे पराजित नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे वे उस पर प्रहार करती, वैसे वैसे रक्तबीज के नए नए रूप उत्पन्न होते जाते। रणभूमि में असुरों की संख्या असंख्य हो गई।
ये युद्ध अब केवल बल का नहीं रहा था, ये बुद्धि, चेतना और उपाय का युद्ध बन चुका था। तब मां दुर्गा के क्रोध और संकल्प से एक और शक्ति प्रकट हुई, मां काली। उनका स्वरूप भयावह था, मानो स्वयं प्रलय ने आकार ले लिया हो। काली के मुख से निकली जिह्वा लंबी, अग्नि सी लाल और रक्त की प्यास से धधकती हुई थी। उनकी आंखों में ऐसा उग्र तेज था जिसे देखकर स्वयं असुरों की आत्मा कांप उठे। मां दुर्गा ने काली को आदेश दिया कि रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया जाए, ताकि उसकी शक्ति का विस्तार वहीं समाप्त हो जाए। जब मां काली ने युद्ध आरंभ किया तो रणभूमि का दृश्य ही बदल गया। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके शरीर से फूटती रक्तधाराओं को मां काली अपनी जिह्वा से पी जाती। धरती पर एक भी बूंद नहीं गिर पा रही थी। अब कोई नई उत्पत्ति नहीं हो रही थी। रक्तबीज, जो अब तक स्वयं को अजेय समझता था, पहली बार भय से भर उठा। उसकी वही शक्ति जो सदियों तक उसकी सबसे बड़ी डाल रही थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। अंततः जब उसके शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष नहीं रही, तब मां काली ने उसका वध किया। रणभूमि अचानक शांत हो गई। आकाश का हाहाकार थम गया। धरती ने राहत की सांस ली और देवताओं ने संतुलन के पुनः स्थापित होने का अनुभव किया। सृष्टि एक बार फिर स्थिर हो गई, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि रक्तबीज का शरीर नष्ट हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। उसका असीम विस्तार, उसकी अनियंत्रित लालसा और उसका अहंकार चेतावनी बनकर कथाओं में जीवित रहा। वह हर उस युग के लिए एक संकेत बन गया, जहां शक्ति विवेक से आगे निकल जाती है, जहां सीमाओं को तोड़ा जाता है और जहां मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगता है। इसीलिए लोक कथाओं में कहा जाता है, रक्तबीज कोई एक असुर नहीं था, वह हर उस विचार का नाम है जो रुकना नहीं जानता। और शायद यही कारण था कि उस आदिवासी महिला के बार बार समझाने के बाद भी आरव ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। प्रयोग आगे बढ़ता रहा और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी करने लगा। एक शाम इस पहली सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी सक्सेस पार्टी रखी गई। कॉफी मशीन देर तक चलती रही, हंसी की आवाजें कॉरिडोर में गूंजती रहीं और भविष्य के बड़े बड़े सपने हवा में तैरते रहे। रात गहराने लगी तो लोग एक एक कर अपने घरों को निकल गए। सुरक्षा गेट बंद हुए, लाइट्स डिम कर दी गई और सिर्फ नाइट ड्यूटी का स्टाफ बचा, जो अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उनमें से एक था अमन, युवा, मेहनती और आज की सफलता से भीतर तक रोमांचित। रात करीब 2:30 बजे अमन अपने केबिन में बैठा रिपोर्ट अपडेट कर रहा था। तभी उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये एयर वेंट की गूंज है, लेकिन वह आवाज दोबारा आई, जैसे किसी गीली चीज के फर्श पर रेंगने की। अमन ने कुर्सी से उठकर कान लगाए। आवाज लैब की ओर से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद कोई सेंसर एक्टिव हो गया होगा। वह धीरे धीरे कॉरिडोर में बढ़ा। सफेद ट्यूबलाइट्स आधी जल रही थीं, आधी झपक रही थी और हर कदम के साथ उसकी परछाई दीवारों पर अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी आकृति में दिख रही थी। जैसे ही वह मुख्य लैब के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे धातु और किसी सड़ी हुई गंध का मिला-जुला एहसास हुआ। दरवाजा आधा खुला था, भीतर से वही रेंगने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अमन ने कांपते हाथ से दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य देखते ही उसका गला सूख गया। फर्श पर एक पतली सी लाल लकीर थी जो सीधा उस टेबल तक जा रही थी जहां दिन में प्रयोग हुआ था। वह लकीर हिल रही थी, धीरे धीरे, सांस की तरह। अमन ने एक कदम पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसकी नाक से अचानक खून टपकने लगा। वह घबराकर आगे झुका और उसी पल उसकी आंखों के सामने फर्श पर गिरती खून की बूंद हल्के से फड़क उठी, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। अमन की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे दीवारें पास आती जा रही हों। अगले ही पल उसके कानों में एक धीमी भारी आवाज गूंजी, तूने मुझे देखा है। उसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। सुबह जब लोग पहुंचे, अमन जमीन पर निर्जीव पड़ा था और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसके खून की वह आखिरी बूंद फर्श पर ढरक रही थी, मानो यह साबित कर रही हो कि प्रयोग सिर्फ सफल नहीं हुआ था, कुछ और भी जाग चुका था। उधर डॉक्टर आरव को भी रात भर एक सपना परेशान करता रहा, जिनमें लाल आंखों वाली एक विशाल छाया उसे घूरती और वही आवाज गूंजती, तूने मुझे फिर से बांटा है। पहला प्रयोग सफल होने के बाद चीजें केवल लैब तक सीमित नहीं रही थी। उसे एक रात की मौत के बाद
शहर में अजीब घटनाओं की एक कड़ी शुरू हो गई। पहला हादसा रात के ठीक 9:17 पर हुआ। बारिश अभी थमी ही थी और सड़क की गीली सतह पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी कांप रही थी। एक बाइक सवार फिसला, उसका सिर डिवाइडर से टकराया और खून की एक मोटी धार सड़क पर बह निकली। लोग मदद के लिए दौड़े ही थे कि अचानक सत्ते तक गए। वह खून फैलने के बजाय पतली सी लकीरों में बोट गया, वह जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रास्ता दिखा दिया हो। चश्मदीदों ने बाद में बताया कि खून नालियों की ओर सरक रहा था, धीमे धीमे लेकिन उद्देश्य के साथ। कुछ ही मिनटों में वहां खड़े 3 लोगों को चक्कर आने लगे, उनकी आंखें सुन्न हो गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। अस्पताल में उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सन्न रह गए। तीनों के खून में एक जैसा अज्ञात संक्रमण था, बिल्कुल एक जैसी कोशिकीय संरचना, मानो वे 3 अलग शरीर नहीं बल्कि एक ही स्रोत का विस्तार हो। अगली घटना शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल में हुई। ऑपरेशन थिएटर की सफेद रोशनी में एक महिला का पेट चीरा गया। सामान्य प्रक्रिया थी, डॉक्टर अनुभवी था, सब कुछ नियंत्रण में था जब तक कि खून बहना शुरू नहीं हुआ। वह खून जम नहीं रहा था, वह फैल रहा था। नर्स की एक गलती से खून की कुछ बूंदें ने सर्जिकल ट्रे से होती हुई नीचे जमीन पर गिर गए और नीचे गिरते ही वह खून मोटा और गाढ़ा होकर जैसे सांस लेने लगा। मॉनिटर पर दिल की धड़कन के साथ एक और अनजान रिदम दर्ज होने लगी। नर्स ने कांपते हाथों से डॉक्टर की ओर देखा और उसी पल ऑपरेशन थिएटर की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी। डॉक्टर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा हो, रोक नहीं सकते। उस एक पल के बाद अचानक से ऑपरेशन की प्रक्रिया में तेजी आ गई। ऐसालगढ़ जैसे कोई अदृश्य शक्ति डॉक्टरों को निर्देश देते हुए उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही हो। महिला के घाव भी तेजी से भरने लगे। वह बच गई और जल्दी ही उठकर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो लाल आंखें एकटक जमीन पर पड़े अपने खून की बूंदों को निहार रही थीं और देखते ही देखते वो सभी बूंदें जोर से धड़कते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगीं। कुछ पल को ऐसा लगा जैसे पूरा ओटी घूम रहा हो, और जब मंजर थोड़ा शांत हुआ तो सभी की नजरें जमीन पर उसी जगह पर ठहर गई जहां खून की बूंदों ने अब एक शब्द का रूप ले लिया था, रक्तबीज। वहां जो कुछ भी हुआ वो वहां मौजूद डॉक्टर्स की पूरी टीम के लिए भी एक आश्चर्यजनक सपने जैसा था। सबकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी हुई थीं। उस दिन के बाद अस्पताल का वह ओटी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, बिना किसी आधिकारिक वजह के। फिर आया वह दिन जब शहर के बाहरी स्लम इलाके में एक मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया। 2 लोग भिड़े, फिर 4, फिर पूरी गली। लाठियां चली, चाकू निकले और खून बहा। लेकिन जो पुलिस ने देखा वह दंग कर देने वाला था। घायल लोगों के जख्म भरने के बजाय फैल रहे थे, जैसे मांस खुद को दोहरा रहा हो। एक जवान सिपाही ने रिपोर्ट में लिखा कि एक घायल के जख्म से बहती हर बूंद अलग अलग दिशा में बह रही थी, और जहां जहां वो खून गिरा वहां के लोग अचानक उग्र हो गए, आंखों में अजीब सी लालिमा और व्यवहार में हिंसा। उस रात पूरे इलाके में आगजनी हुई और किसी को समझ नहीं आया कि गुस्सा अचानक इतना क्यों बढ़ गया। इन घटनाओं के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। शमशानों में शव सामान्य समय से देर से जल रहे थे। कुछ मामलों में तो अंतिम संस्कार के घंटों बाद भी शरीर के भीतर हल्की कोशिकीय गतिविधि दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो आने लगे, खून से सने फर्श पर हल्की सी हलचल, जैसे कुछ रेंग रहा हो। प्रशासन ने इसे अफवाह कहकर हटवाया, लेकिन डर अब लोगों की नसों में उतर चुका था। यहीं से सरकार की नींद टूटी। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और फॉरेंसिक विभाग सब एक ही कमरे में थे। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर शहर का नक्शा चमक रहा था और हर घटना के स्थान पर लाल बिंदु उभर रहा था। जैसे जैसे बिंदु बढ़ते गए, एक भयावह पैटर्न सामने आया। ये बिंदु किसी सामान्य फैलाव की तरह नहीं थे, बल्कि केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हुए वृत्त बना रहे थे। केंद्र में थी एक बायोटेक जोन और वहां स्थित डॉक्टर आरव की लैब। सरकारी लैब्स में खून के सैंपल्स की क्रॉस एनालिसिस शुरू हुई। रिपोर्ट्स पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिकों के चेहरे उतरते चले गए। कोशिकाएं सामान्य विभाजन नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। वे कटने पर मर नहीं रही थीं, बल्कि और सक्रिय हो रही थीं। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने धीमी आवाज में कहा, "यह तो सेल नहीं, प्रवृत्ति लग रही है।" उसी रात इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक सीक्रेट फाइल खोली गई, जिसमें पिछले कुछ महीनों में चल रही सभी सेल रिजेनरेशन रिसर्च का विवरण था।
हर फाइल के नीचे एक ही नाम बार बार उभर रहा था, डॉक्टर आरव मेहता। जांच आगे बढ़ी। आरव की फंडिंग, उसके प्रयोग, उसकी लैब में हुई टेक्नीशियन अमन की रहस्यमयी मौत, सब कुछ एक एक कर जोड़ा गया। तभी एक फाइल सामने आई जिसमें एक आदिवासी महिला की रिपोर्ट थी जिसने कुछ हफ्ते पहले उसी लैब में जाकर रक्तबीज शब्द का इस्तेमाल किया था। यह शब्द जैसे ही मीटिंग रूम में गूंजा, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी को बुलाया गया और इस केस पर गहनता से जांच करने का आदेश दिया गया। जांच के दौरान एक रात संस्कृति मंत्रालय के अभिलेखागार में सन्नाटा पसरा हुआ था। पीली रोशनी में धूल जमी फाइलें खोली जा रही थी, जिन पर दशकों नहीं, सदियों का बोझ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कांपते हाथों से एक ताम्रपत्र का अनुवाद पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, आधुनिक विज्ञान की भाषा अचानक बहुत छोटी लगने लगी। उसमें लिखा था कि रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि वह उस शक्ति का प्रतीक था जो हर बार सीमाओं को तोड़कर फैलती है। वरदान के रूप में उसे यह सामर्थ्य मिला था कि उसके शरीर से गिरी हर रक्तबूंद एक नए रक्तबीज को जन्म दे, और यही कारण था कि उसका अंत केवल अस्त्रों से संभव नहीं था। अधिकारी ने प्राचीन लोक कथाओं के संदर्भ का वर्णन करते हुए बताया कि रक्तबीज कोई राक्षस भर नहीं था, बल्कि असीम विस्तार की वह शक्ति थी जो हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। अभिलेखों में वर्णन था कि राक्षसों और मां दुर्गा के बीच हुए युद्ध में यह समझ आ गया था कि समस्या शरीर नहीं, प्रवृत्ति है। जब तक रक्त धरती पर गिरता रहेगा, तब तक उसका विस्तार रुक नहीं सकता। तभी मां काली प्रकट हुई थी, जिन्होंने हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही अपने भीतर समेट लिया। रक्तबीज का वध उसी क्षण संभव हुआ जब उसका विस्तार रोका गया। फाइल के अंतिम हिस्से में एक पंक्ति थी जो पढ़ते ही कमरे में बैठे सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रक्तबीज का शरीर नष्ट हुआ, पर उसकी चेतना समय में बिखर गई। इसी पंक्ति के नीचे किसी अज्ञात लेखक ने लाल स्याही में एक टिप्पणी जोड़ी थी, जब जब मनुष्य असीम पुनरुत्पादन की कामना करेगा, जब जब वह सृजन को नियंत्रण से ऊपर रखेगा, रक्तबीज नए रूप में लौटेगा। अचानक कमरे में मौजूद वैज्ञानिकों को अपनी हालिया रिपोर्ट्स याद आने लगीं। स्वयं को दोहराती कोशिकाएं, कटने पर और अधिक सक्रिय होता खून और शहर में फैलती वही लाल प्रवृत्ति। यह अब सिर्फ लोक कथा नहीं रही थी, यह उनकी प्रयोगशालाओं में सांस ले रही थी। इंटेलिजेंस चीफ ने धीमी आवाज में कहा कि आज मां काली किसी रूप में प्रकट नहीं होंगी, न कोई देवी रणभूमि में उतरेगी। आज अगर रक्तबीज को रोका जाना है तो उसका तरीका वही होगा, धरती पर उसकी हर बूंद गिरने से पहले उसे रोकना। त्याग, नियंत्रण और सीमाओं की पुनः स्थापना। सभी की नजरें एक दूसरे पर टिक गई, क्योंकि अब यह साफ था कि जिस प्रयोग को वैज्ञानिक प्रगति कहा जा रहा था, वही आधुनिक युग का रक्तबीज बन चुका था। अब सरकार समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ जैविक आपदा का नहीं है। यह कुछ ऐसा था जो विज्ञान, मनोविज्ञान और लोक कथाओं तीनों की सीमाएं तोड़ रहा था। आधिकारिक बयान में इसे अज्ञात जैविक विसंगति कहा गया, लेकिन बंद कमरों में एक ही शब्द गूंज रहा था, रक्तबीज। शहर में सादे कपड़ों में एजेंट तैनात कर दिए गए। आरव की लैब पर नजर रखी जाने लगी, और उसी बीच शहर के अलग अलग कोनों से नई घटनाओं की खबरें आने लगीं। हर बार खून, हर बार वही अजीब व्यवहार, और हर बार यह एहसास कि कोई शक्ति धीरे धीरे फैल रही है, जैसे देखने वालों को यह जता रही हो कि वह अब छिपने वाली नहीं है। जांच के दौरान जब शहर में होने वाली उन सभी घटनाओं को क्रम से देखा गया, तो एक डरावना कनेक्शन उभरकर सामने आया, जिसे शुरू में किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। शहर में होने वाली हर बड़ी और असामान्य घटना से कुछ घंटे पहले आरव की लैब में खून की एक बूंद मिलती थी। कभी वह सैंपल टेबल के किनारे होती, कभी फर्श पर, कभी किसी शीशी के मुंह पर जमी हुई, बिना किसी स्पष्ट स्रोत के। नाइट स्टाफ ने कई बार सफाई की, लेकिन अगली रात वह बूंद फिर प्रकट हो जाती। वही गाढ़ा लाल रंग, वही अजीब सी चमक। जैसे ही वह बूंद दिखती, कुछ ही समय बाद शहर के किसी कोने में खून से जुड़ी कोई भयावह घटना घटती। किसी हादसे में, किसी अस्पताल में, किसी गली की हिंसा में। जांच करने पर यह भी सामने आया कि लैब में मिली उस बूंद का डीएनए पैटर्न शहर की घटनाओं में मिले खून से आंशिक रूप से मेल खाता था, मानो वह बूंद संकेत हो, चेतावनी हो, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का पहला कदम।
ऐसा लगता था जैसे रक्तबीज हर बार पहले लैब में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हो और फिर पूरे शहर में अपनी परछाई फैला देता हो। और जब तक उस बूंद को नजरअंदाज किया जाता रहा, तब तक शहर की नसों में डर और खून साथ साथ बहता रहा। उधर डॉक्टर आर्व को भी अब यह समझ आ गया था कि रक्तबीज कोई एक शरीर नहीं था, वह एक प्रवृत्ति था, असीम विस्तार की लालसा। हर युग में जब मनुष्य ने सीमाएं लांघने की कोशिश की, रक्तबीज ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया, कभी युद्ध बनकर, कभी महामारी बनकर और अब विज्ञान के रूप में। शहर का माहौल डरावना हो चुका था, हिंसा बढ़ गई थी, लालच तेज हो गया था और लोग बिना वजह गुस्से में रहने गए थे, जैसे पूरे शहर का खून उबल रहा हो। रक्तबीज अब किसी एक शरीर में सीमित नहीं था, वह पूरे समाज में फैल चुका था। यह सब देखकर आर्व को खुद से नफरत होने लगी। उसे साफ समझ आ गया था कि जिसे उसने जगाया है, उसे रोकने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, न कोई हथियार, न कोई मशीन, न कोई कोड। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, त्याग। उसके जहन में सरकारी रिपोर्ट की वो पंक्ति बार बार उभर रही थी कि उसकी हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही रोकना होगा। उसी रात उसने अपनी ही बनाई दुनिया को नष्ट करने का फैसला कर लिया। उस रात लैब आग की लपटों में घिर गई। सर्वर रूम में चिंगारियां फूटीं, हार्ड डिस्क पिघलने लगीं और वर्षों की मेहनत राख में बदलती चली गई। मशीनें एक एक कर गिरती रहीं, जैसे किसी अपराध का प्रमाण मिटाया जा रहा हो। धुएं और आग के बीच खड़ा आर्व जानता था कि अब आखिरी कदम बाकी है। उसने अपने हाथ की नस काट ली, गाढ़ा लाल खून बाहर आया, लेकिन इस बार आर्व ने उसे फर्श तक गिरने नहीं दिया। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था, पर उससे ज्यादा कांप रहा था उसका मन। हर बूंद को गिरने से रोकते हुए वह लड़खड़ाता हुआ उस प्रयोगशाला के बीच पहुंचा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसने अपने हाथ को शीशे की एक ट्रे पर रख दिया, जिसका दूसरा सिरा एक एसिड के कंटेनर से जुड़ा हुआ था। उसके हाथ से बहते खून की हर बूंद अब धरती पर गिरने के बजाय एसिड के घोल में गिरकर मानो भस्म होने लगी। आग की लपटों में गिरा वह स्थान अब किसी हवन कुंड जैसा लग रहा था। आर्व ने अपने हाथ को आग की ओर बढ़ाया। जैसे ही खून लपटों के पास पहुंचा, वह जमीन पर फैलने के बजाय जल उठा, भभक उठा, मानो धरती को छूने से पहले ही उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया हो। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। हर जलती हुई बूंद के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर से कुछ निकल रहा है। वही अनियंत्रित लालसा, वही विस्तार की भूख। आखिरी क्षणों में उसने सिर झुकाकर बुदबुदाया कि उसने सीमाएं भूलने की भूल की थी। बाहर आसमान में बिजली कड़की, आग की लपटें एक पल के लिए तेज हुई और फिर सब शांत होने लगा। आर्व का शरीर वहीं निश्शब्द पड़ा रह गया, लेकिन उसका खून धरती तक नहीं पहुंचा। उसी त्याग के साथ रक्तबीज की वह कड़ी टूट गई जो आधुनिक युग में जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह शहर पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे रात की सारी उथल पुथल को किसी ने अपने भीतर समेट लिया हो। सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था, दुकानों के शटर उठ रहे थे और लोग अपनी सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आर्व मेहता की रहस्यमयी आग में जलकर मौत, जिसमें लिखा था कि देर रात उनकी लैब में आग लगने से उनकी जान चली गई। कहीं भी रक्त प्रयोग या उन भयावह घटनाओं का जिक्र नहीं था। लोग खबर पढ़कर सिर हिलाते हुए अगले पन्ने पलट देते, जैसे ये भी शहर की रोजमर्रा की एक और दुखद घटना हो। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि उसी शांति के पीछे एक बलिदान छिपा है, जिसने रात भर उबलते हुए खून को थाम लिया था। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता, तो उसे शहर की नसों में बहती हुई उस बेचैनी की जगह एक भारी शांत सांस सुनाई देती, मानो किसी अदृश्य विपत्ति को आखिरी क्षण पर रोक दिया गया हो। कुछ दिनों के भीतर शहर एक बार फिर अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया, जैसे उन तमाम घटनाओं का कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो। अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं, लोग नई खबरों में उलझ गए थे और भय धीरे धीरे याददाश्त से मिटने लगा था। प्रशासन ने अपनी जांच को नियंत्रित स्थिति घोषित कर दिया और आर्व की लैब को सीमित शर्तों के साथ दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि आग और मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। शहर शांत जरूर हो गया था, लेकिन उस शांति के नीचे अब भी एक अनकहा डर सांस ले रहा था।
उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी किताब में एक नाम पढ़ता है, रक्तबीज। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वह किताब बंद करता है और बाहर आंगन में बैठी अपनी दादी के पास चला जाता है। वही बूढ़ी आदिवासी महिला जिसकी आंखों में समय से भी पुरानी थकान और सच्चाई दोनों झलकती थी। बच्चा मासूमियत से पूछता है, दादी ये रक्तबीज कौन था? दादी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है, फिर दूर कहीं शहर की चमकती इमारतों की तरफ नजर डालते हुए धीमी आवाज में कहती है कि रक्तबीज कोई एक राक्षस नहीं था। वह उस लालसा का नाम है जो सीमाएं भूल जाती है, जो रुकना नहीं जानती। वह बताती है कि जब जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब तब रक्तबीज जन्म लेता है। कभी युद्ध में, कभी विज्ञान में, कभी खून की एक बूंद में। बच्चा चुपचाप सुनता रहता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और दादी की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती है। कथाएं इसलिए नहीं सुनाई जाती कि लोगों को डराया जाए, बल्कि इसलिए सुनाई जाती है कि इंसान याद रखे, सीमाएं टूटी तो रक्तबीज फिर से आएगा। आरव की लैब की सफाई और पुनर्संरचना का काम शुरू हो चुका था। एक साधारण सफाई कर्मी को रात की शिफ्ट सौंपी गई ताकि दिन में वैज्ञानिकों की वापसी से पहले सब कुछ सामान्य दिख सके। वह आदमी अकेला था, हाथ में पोछा और बाल्टी लिए जली हुई मशीनों और धुएं की गंध से भरे उस कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये जाने बिना कि उस जगह की खामोशी सिर्फ ऊपरी थी। सफाई करते समय जैसे ही उसने एक टूटी हुई धातु की ट्रे को उठाया, उसका किनारा उसके हाथ में धंस गया। तेज दर्द के साथ उसकी उंगली कट गई और गाढ़े लाल खून की कुछ बूंदें फर्श पर टपक पड़ी। उसने जल्दी से हाथ मुंह में दबाया, चारों ओर देखा और घबराकर काम वहीं छोड़ दिया। प्राथमिक उपचार के लिए वह बाहर निकल गया, यह सोचकर कि थोड़ी देर में लौट आएगा। उसके जाते ही लैब फिर से एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। अगले ही क्षण मशीनों की स्क्रीनें अपने आप जल उठीं और धीमी धीमी बीप की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। फर्श पर पड़ी खून की बूंदें पहले हल्के से कांपीं, फिर रेंगती हुई एक दूसरे की ओर बढ़ने लगीं। वे अलग अलग दिशाओं से सरकती हुई बीच में मिलीं और वहां रुककर फैलने लगीं। कुछ ही सेकंड में वे बूंदें एक आकार लेने लगीं, अक्षरों का रूप बनाती हुई, धीरे, साफ और भयावह। जब आखिरी बूंद अपनी जगह पर पहुंची तो फर्श पर एक शब्द उभर चुका था, रक्तबीज। कमरे की बीप अचानक तेज हो गई, मानो लैब ने खुद इस नाम को पहचान लिया हो। मशीनों की बीप के बीच खून की कुछ और बूंदें जमीन पर जोर से धड़कने लगीं, मानो ये जता रही हो कि कथा सिर्फ पढ़ी या सुनी नहीं जा रही, वह फिर से लिखी जा रही है।